नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM यूपी। देश में चुनाव आयुक्त का चयन होना है, मुख्य सतर्कता आयुक्त का चयन होना है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सरकार का आदमी, एक नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। मोदी जी का नहीं, ये संभव नहीं है। जज साहब आप घर बैठो, दो हम लोग और एक कोई रख लो, यानी वोट तो हमारा, फैसला तो हमारा। पंचों की बात शर्माते पन्नाला वही करेगा। हमें तो ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार जैसे चापलूस लोग चाहिए। राहुल गांधी ने मना कर दिया, हमें ये नामों पे सहमति नहीं है। करते रहो मना। राहुल गांधी जर्मनी जा रहे हैं और बीजेपी बौखला रही है, क्यों जा रहे हैं? अरे मोदी जी तो विदेश में ही रहते हैं, सत्र चल रहा होता है वो विदेश में रहते हैं। अभय दुबे जी ने एक एक बिंदुओं पे बहुत विस्तार से बातचीत की है, बहुत अच्छी बातचीत है। 4PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। लगभग 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और राहुल गांधी के बीच सीबीसी और सीआईसी के चयन को लेकर बैठक हुई और राहुल गांधी ने दोनों नामों पर अपनी असहमति जता दी। ये तो बिल्कुल तय बात है कि जो सरकार नाम लाएगी वो नाम ऐसे होंगे कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार टाइप के चापलूस नाम होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि इनके चयन में नेता विपक्ष हो, सत्ताधारी दल का एक व्यक्ति हो और सुप्रीम कोर्ट का एक जज हो, उसको सरकार ने मना कर दिया। यानी दो नुमाइंदे सरकार की तरफ से और एक विपक्ष की तरफ से, यानी सरकार जो चाहेगी वो रख लेगी। तो हमें मान लेना चाहिए कि मुख्य सूचना आयुक्त हो या फिर अगला निर्वाचन आयुक्त जो भी होगा, वो ऐसे ही नमूना होगा जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाएगा, सारी संवैधानिक संस्थाओं को सरकार की जेब में डाल देगा। फिर इसका मतलब ही क्या है? अच्छा हो कि राहुल गांधी मना ही कर देते कि जब आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं रखना, दोनों जने आपको ही बैठना है, तो फिर मेरे बैठने का मतलब क्या? क्योंकि मेरी बात तो मानी नहीं जाएगी। क्या लगता है आपको ये एक फॉर्मेलिटी जो है वो देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है? देखिए, यही तो वो चीज है जिसको राहुल गांधी ने कल उठाया था सदन में। भाई, कल की तारीख में जो सदन में उन्होंने बात उठाई थी, वो बात तो यही थी उन्होंने कि आखिर भाई ये क्यों होता है। आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, जो देश का सबसे बड़ा जज है, उसको आप मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में भाग क्यों नहीं लेने देना चाहते? आपको उसके अंदर विश्वास क्यों नहीं है? आपको उसके अंदर आस्था क्यों नहीं है? ऐसा क्यों होता है कि जिस कमरे में उसका चयन होता है उसमें एक तरफ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठे होते हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता के तौर पर मैं बैठा रहता हूं, तो मेरी उसमें कुछ आवाज ही नहीं बनती, क्योंकि दो के मुकाबले एक होता है, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए आप केवल अपने एक वफादार व्यक्ति को वहां पर, आखिरकार आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि आपका वफादार व्यक्ति ही चुना जाए मुख्य चुनाव आयुक्त? एक निष्पक्ष व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों ना चुना जाए और उसके चुनाव में देश के जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च सर्वोच्च अदालत है देश की, उसका उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, आप उनकी राय उसको क्यों नहीं शामिल करना चाहते? अगर वो रहेंगे उस कमरे में जहां पर उसका चयन हो रहा है, तो उसका संतुलन बनेगा। उसमें हो सकता है कि वो आपने जो प्रस्ताव रखा है, आपकी बात पसंद करें, तो आप 3-1 से, अगर मैं विरोध करता हूं तो वो 3-1 से आगे हो जाएंगे, वरना 2-2 से फैसला होगा और उसके बाद में कोई तीसरा नाम 2-2 से जीत हो जाएगी और तीसरा कोई नाम सामने आएगा। भाई, ये चीज तो उन्होंने कल ही कही थी ना। अभी तो 48 घंटे भी नहीं हुए हैं उस बात को जब उन्होंने ये बात कही थी। तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई, इसका जो कल कहा था और आज ये साबित हो गई। और आज यही बात राहुल गांधी ने अपने जो पोस्ट के ऊपर, एक्स पे जो पोस्ट किए थे, उनके ऊपर भी उन्होंने, राहुल गांधी ने ये बात लिखी है, क्योंकि इस मसले को वो सदन के रिकॉर्ड पर दर्ज करा चुके हैं कि ये कौन सा तरीका है चुनाव आयुक्त को चुनने का जो सरकार ने अपना रखा है। सरकार आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उस प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं करना चाहती? ये प्रश्न वो सदन में उठा चुके हैं। अब तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए ना कि भाई, जब नेता विपक्ष ने ये सवाल सदन के अंदर उठा दिया और सदन के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, तो अब तो ये गेंद पूरी तरह सरकार के पाले में है। सरकार उस गेंद को खेले और जवाब दे कि भाई हम इसलिए नहीं करना चाहते, हम मुख्य न्यायाधीश को हमने इसलिए नहीं रखा उसके अंदर। सरकारी तो कोई तर्क भी तो आना चाहिए। केवल ये कहना कि कांग्रेस के जमाने में कैसे होता था चयन, क्या था, विपक्ष का नेता रहता था। बीजेपी वाले क्या तर्क देते हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो विपक्ष का नेता रहता नहीं था, हमने तो विपक्ष का नेता रख लिया। सवाल ये नहीं कि कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, कांग्रेस के जमाने में होता था वो कांग्रेस जाने, ये भाजपा के जमाने में क्या हो रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है।
जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को रहना चाहिए, नेता विपक्ष को रहना चाहिए और सरकार के पक्ष के लोग रहने चाहिए, तब फिर वो उस बात को क्यों नहीं माना गया? उसको ओवर रूल क्यों किया गया? खारिज क्यों किया गया? सीधा मतलब ये है कि सरकार का पूरा जो एंगल है, पूरा जो मंसूबा है, वो मंसूबा यही है कि एक ऐसा चुनाव आयोग बनाना है, ऐसे चुनाव आयोग का गठन करना है, जो सरकार का प्यादा हो, सरकार का पूरी तरीके से ताबेदार हो। और ये ताबेदारी का सिलसिला मुझे लगता है कि काफी कुछ पहले भी काफी कुछ था, लेकिन राजीव कुमार के जमाने से शुरू होता है। राजीव कुमार के जमाने में हुआ, फिर ज्ञानेश कुमार के जमाने में हुआ, अब जो भी बनेंगे उनका होगा। अच्छा, इन सब बातों से देश का आम जनमानस जो है, मैं हूं, आप चलो हम लोग पत्रकार ना होते, एक साधारण आदमी होते, वो अपना विरोध अब क्यों नहीं प्रदर्शित करता? वो उसको लगता है कि वो इस रूटीन में खप गया है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको, जो हो रहा मैं है ये होने दो। मानता हूं, हाँ नहीं, आपकी बात सही है। मैं भी इस सवाल के ऊपर सोचता हूं और दूसरे लोग भी सवाल के ऊपर सोचते हुए विचार करते हैं। देखिए, इन प्रश्नों के ऊपर विरोध वगैरह तब होता है जबकि विपक्ष जनता को किसी लोकप्रिय किस्म के मुद्दे के ऊपर एकजुट करके खड़ा कर दे। एक ऐसे मुद्दे पे एकजुट करके खड़ा कर दे, इससे जनता सीधी-सीधी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी जुड़ती हो। मसला ये है, जैसे कि मान लो भ्रष्टाचार का मुद्दा था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कोई बहुत गरीब आदमियों ने उसमें थोड़ा भाग लिया था, उसके अंदर झुग्गी झोपड़ी वालों का और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का और खेतों में मेहनतकश किसानों ने उसके अंदर भागीदारी थोड़ा की थी। पढ़े लिखे नौकरी पेशा मध्यवर्गीय लोगों ने और जो दुकानदार होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो भ्रष्टाचार से सीधे सीधे शहरों में प्रभावित होते हैं, वो लोग उसमें उसमें सक्रिय हुए थे। और वो पूरा शहरों के अंदर होने वाला और कस्बों और छोटे शहरों के अंदर होने वाला आंदोलन था। वो जब नसरुद्दीन मोमबत्ती बना के लोगों ने प्रभात फेरी निकालनी शुरू कर दी थी और वो लोगों के मानस में कहीं ना कहीं वो चीज दर्ज हो गई थी, इसलिए वो एक 6-7 महीने के लिए हल्के हल्के वो सक्रिय हुए। दिल्ली में उसका एक बड़ा जमावड़ा लगना शुरू हुआ, कुछ ताकतों ने मिला के गोलबंदी की और एक आंदोलन का माहौल बन गया। मीडिया ने भी उसके अंदर खूब जम के भागीदारी की। तो फिर क्या हुआ कि उस लोकप्रिय मांग के इर्द गिर्द जो गोलबंदी हुई, उस गोलबंदी के साथ में उस सरकार की 10 साल से जो कांग्रेस सरकार चल रही थी, बहुत सी चीजें उसके साथ जुड़ गई। आप किसी लोकप्रिय मांग पर गोलबंदी कीजिए, एक बार जो गोलबंदी सफल हो जाती है तो उसके अंदर फिर इस तरह की चीजें भी जुड़ जाती हैं। देखिए सरकार कितनी बेईमान है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त को भी अपना प्यादा इसने बना लिया, इसने ब्यूरोक्रेसी का गलत इस्तेमाल किया, इसने देखिए पूरी शिक्षा व्यवस्था में जो विश्वविद्यालय प्रणाली थी उसमें अपने अयोग्य लोगों को भर दिया और हिंदुस्तान के स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद कर दिए। अब स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद कर दिए, इस पर छात्र आंदोलन तो हो सकता है, लेकिन ये मानना है कि इस पर फैक्ट्रियों के मजदूर भी आएंगे, खेतों में काम करने वाले किसान भी आएंगे, बैंक कर्मचारी भी निकल के आएंगे, ये नहीं होगा, कहीं नहीं हो सकता। ये मानना जो है ना, वो एक तरह की गलत उम्मीद करना है। लेकिन अगर एक लोकप्रिय मांग पर इन तबकों के थोड़े थोड़े लोग आ गए तो ये मांग भी आ जाएगी, उसके अंदर शामिल हो जाएगी। कि शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, ये मांग भी शामिल हो जाएगी इसमें कि चुनाव प्रणाली को बर्बाद कर दिया। ये मांग भी शामिल हो जाएगी कि ब्यूरोक्रेसी की जो निष्पक्षता थी उसको बर्बाद कर दिया। ये मांग भी शामिल हो जाएगी कि जजों को न्यायपालिका को बर्बाद कर रहे हैं, कहीं कोई सुधार नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें जुड़ जाएंगी आपस में। लेकिन पहले किसी एक बिल्कुल इसे बेरोजगारी के सवाल पे कोई आंदोलन खड़ा हो जाए, हो सकता है। मैं तो हमेशा मानता हूं हिंदुस्तान प्रतीक्षा कर रहा है बेरोजगारी के सवाल पे एक बड़ा आंदोलन करने की। कब खड़ा होगा ये सोचने की बात है। बेरोजगारी के सवाल पर लोग खड़े हो जाएं, बेरोजगारी के सवाल पर 2-3 बड़े जुलूस सड़कों पर निकल आए, एक आध जुलूस पे लाठीचार्ज हो जाए, आंसू गैस हो जाए, खेल हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये सब बातें भी आ जाएंगी उसके अंदर और फिर बड़ा माहौल बनने लगेगा। फिर मीडिया को भी मजबूरी में, जैसे किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन के पहले मीडिया ने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ, लेकिन जब किसान आंदोलन दिल्ली घेर ली तो मीडिया को भी उसकी तरफ ध्यान देना, गोदी मीडिया को भी उसे दिखाना पड़ा। आप बच नहीं सकते उसके। जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, मजाक उड़ाया गया, पहले कुछ नहीं, लेकिन जब राहुल गांधी चलते ही चले गए तो गोदी मीडिया को भी उसे दिखाना पड़ा। ये इस तरीके से होता है। चुनाव आयोग को कैप्चर किया जा रहा है इस सवाल पर जन आंदोलन होना। ये तो तब होगा जन आंदोलन होना जब लोगों को साफ लगने लगेगा कि उनका चुनाव चोरी कर लिया गया है और फिर वो गुस्से में सड़कों पर निकल पड़े, तब फिर ये बात सामने आएगी। अभी तो विपक्ष कह रहा है इस बात को, लोगों को भी लगना शुरू नहीं हुआ है।
एक और बड़ा वर्ग है इस देश में जिसको सबसे ज़्यादा जिसकी कमर तोड़ी गई, जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं। उसने कोरोना में जब लाशें गिर रही थी, अस्पतालों में बिस्तर नहीं थे, दवाएँ नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री कहते थे कि चिंता मत करो, थाली बजाओ, ताली बजाओ, लाइट जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, वो सब करता रहा। लेकिन पिछले 11 सालों में सबसे ज़्यादा शोषण जिस वर्ग का हुआ, वो मध्यम वर्ग है। कोई रियायत नहीं उसके लिए, उसकी महँगाई ने उसकी कमर तोड़ दी। लेकिन वो मध्यम वर्ग, क्या लगता है कि उसके अंदर अब गुस्सा बढ़ा है, या अभी भी वो उतना ही विश्व गुरु मान रहा है प्रधानमंत्री जी को, और उतना ही विष्णु जी का अवतार मान रहा है प्रधानमंत्री को, रिएक्शन नहीं करेगा, ऐसे ही चुपचाप सहता रहेगा, रोज की ज़िंदगी सुबह जाना, शाम को आना, पाशी कपता है ना सपनों का मर जाना, सुबह को देखिए, काम पे जाना यही और शाम इसमें को एक बात वापस आ समझने जाना। की है। मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान खींचूँगा कि हम लोगों को जब मोदी सरकार की हम आलोचना करते हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि मोदी सरकार कोर्स करेक्शन कहाँ-कहाँ कर रही है। मोदी सरकार मैं मानता हूँ कोई मोर्चा नहीं है इस पर सफल हो, लेकिन उसके अंदर एक खूबी है कि वो ये देख लेती है कि कौन-सी ऐसी समस्या है जिस सवाल पे अभी कोर्स करेक्शन कर लगना चाहिए, वरना बाजी हाथ से निकल जाएगी। तो जिस मध्य वर्ग की इस नाराजगी की आप बात कह रहे हैं, पिछले बजट से पहले मध्य वर्ग बहुत नाराज था। इनकम टैक्स आपको से ध्यान होगा बीजेपी, हाँ, बीजेपी के ऊपर मारपीट करने की इन सब की घटनाएं भी होने लगी थी, मतलब जो है ये इन लोगों की समझ में आया कि ये गड़बड़ हो रहा है, तभी इनकम टैक्स में उतनी बड़ी रियायत दी गई। मतलब दिल्ली चुनाव उसके, से पहले। हाँ, वो जो बड़ी रियायत दी गई थी ना, मतलब जो है फिर उसके बाद में दूसरी बड़ी रियायत दी गई जीएसटी के ऊपर। ये जो रियायतें दी गई, ये मध्य वर्ग का, जो लोग थोड़ी बहुत कमाई करते हैं, उनको मिलने वाली राहत राहत के रूप में आई रियायतें। ये उसी गुस्से को, इससे क्या हुआ, एक तीर से दो शिकार किए सरकार ने। एक तो बाजार में कुछ कुछ लोगों को लोग खर्चा करने के लिए निकले, उतने नहीं निकले जितना सरकार को उम्मीद थी, लेकिन कुछ तो निकले खर्चा करने के लिए। तो उससे बाजार बाजार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था, उसमें गतिरोध था, उसको थोड़ा बहुत धक्का लगा। वो दौड़ा तो नहीं, लेकिन रेंगना शुरू कर दिया उसने। मतलब मैं कह रहा हूँ चहलकदमी भी नहीं की बाजार ने, लेकिन उसने धीमे धीमे खिसकना, रेंगना, घिसटना शुरू कर दिया। पहले तो उसकी गति ठप हो गई थी। दूसरे लोगों को लगा कि भाई कुछ पैसे वैसे आ गए, थोड़ा बहुत खरीदारी करने की भी औकात पैदा हो गई। तो इस चीज से फिर जो गुस्सा हो रहा था, वो गुस्सा धीरे धीरे करके थम गया। मैं ये नहीं कहता हूं गुस्सा खत्म हो गया, लेकिन गुस्सा जो बिफर के फूटने वाला था, उसकी उसमें वहां पर रोक लग गई। तो ये सरकार ने जो दो कदम उठाए, जो आप जो बात कह रहे हैं ना, आप उसी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। अगर ये सरकार उस वक्त कदम नहीं उठाती, तो अभी तक मारपीट शुरू हो गई होती। तो अब क्या लग रहा है, मध्यम वर्ग खुश हो गया होगा? नहीं, खुश नहीं है, मैं कहां कह रहा हूं खुश हो गया होगा, लेकिन उसको लगा है कि ठीक है, अब इतनी रियायत मिली है, कुछ दिनों में कुछ और थोड़ी बहुत रियायत भी मिलेगी। भाई लोग नाराज होकर तब निकलते हैं, उनकी उम्मीद टूट जाती है। अगर कहीं उम्मीद थोड़ी सी, मतलब जो बना दी गई, फिर से कुछ थोड़ा बहुत, जैसे कि मान लो बहुत प्यासा कोई आदमी बैठा हुआ है, तो उसको 2-3 घूंट पानी दे दिया, तो उसकी जीभ और गला फिर तर हो गया। जब तक फिर मुंह नहीं सूखना शुरू होगा, तब तक फिर बैठा रहेगा वो इंतजार में। या फिर विपक्षी पार्टियां इतनी शक्तिशाली हों, उनके पास बड़े बड़े संगठन हों, वो लोगों को घरों से निकालें, जोश खरोश उनके कार्यकर्ता सब जगह जाएं, बड़े पैमाने पर लोगों को समझाएं कि लोग सड़कों पे आए, निकल के एक बड़े आंदोलन को वो आयोजित करें। आंदोलन आयोजित किए जाते हैं, अपने आप नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लोग अपने आप घरों से निकल के सड़क पर खड़े हो जाएंगे और एक बड़ा सा जुलूस निकाल के अचानक संसद की तरफ मार्च करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। लोगों को ऑर्गेनाइज, संगठित करना पड़ता है, उनको निकालना पड़ता है सड़कों, और उसके लिए उस एक क्षण का इंतजार करना पड़ता है, कुछ ऐसी मांगों का इंतजार करना पड़ता है जिसको जिसको सुन के लोग अपने आप फिर धीरे, एक बार आप निकालें, फिर 2 लोग अपने आप, एक आदमी को आप निकालें और 5 लोग उसके पीछे अपने आप निकल आए, फिर आंदोलन बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। मैंने कई ऐसी खबरें देखी हैं, अभय जी, कवर की हैं। 50,000 1 लाख रुपया बैंक का कर्जा है किसान के ऊपर, और सिस्टम ने, बैंक ने, सरकारी सिस्टम ने इतना परेशान कर दिया, इतनी गाली कर, इतना फानत किया कि वो आप किसान पेड़ पे लटक गया। उसको 50,000 रुपये नहीं दे मिले, उसने अपनी जान दे दी। ऐसी एक नहीं, कई घटनाएं हैं। इस बीच में खबर आई है, सरकारी बैंकों ने पिछले 5.5 सालों में कुल 6,15,647 करोड़ 6,15,647 करोड़ रुपए के
खराब कर्ज को अपने खातों से राइट ऑफ कर दिया, यानी माफ कर दिया। ये जानकारी लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आम लोग, किसान एक किश्त ना दे पाए, संपत्ति आ जाती है, लेकिन सरकार अमीरों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर रही है। अब ये किसके कर्जे हैं ये मैं कहने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है कि एक रेट हुई थी कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा जितने कर्जे हैं वो बताए जाए कि कौन आदमी है जो दे नहीं रहा। सरकार ने कहा उनके नाम सार्वजनिक कर दिए तो उनका अपमान हो जाएगा, साख खराब हो जाएगी। क्या शर्मनाक स्थिति है देश की, इतना बड़ा अमाउंट और राइट ऑफ माफ कर दिया जाता है। देखिए, ये खबर मैंने भी पढ़ी है। मैंने भी पंकज चौधरी का वो वक्तव्य मेरे पास मौजूद है, उसको मैंने पूरा पढ़ा है, पंकज चौधरी के वक्तव्य को। यहां पे समस्या दूसरी है, मैं जिसके ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूं वो ये है कि किसानों को जो कर्जे माफ नहीं होते और फिर उनकी कुर्की होती है, उनके यहाँ लोग जाते हैं उनके ट्रैक्टर को जब्त करने के लिए, वो आत्महत्या भी कर लेते हैं किसान। इस तरह की आपको तस्वीरें अभी 2 दिन पहले ही दिखाई जा रही थी कि किसान खाद के लिए लाइन में लगे हुए हैं और उन्हें खाद की एक बोरी भी नहीं मिल रही है और वहां झगड़ा फसाद और मारपीट चालू है। मतलब ये भी सब दिखाई पड़ रहा है। ये लोग क्यों झेल रहे हैं? देखिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद जो 2011-12 में हुआ था, उसके बाद सबसे बड़ा आंदोलन अगर कोई हुआ है तो वो किसानों का आंदोलन हुआ है। एक ऐसा आंदोलन हुआ है जो पहले भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दिल्ली को किसानों ने 1 साल तक घेर लिया और सरकार को झुकना पड़ा। ठीक है, सरकार चालाकी करके पतली गली से निकल गई और किसानों को कुछ मिला नहीं उसमें, लेकिन वो आंदोलन अपने आप में बहुत ऐतिहासिक था। क्यों था, कैसा था, ये अलग चर्चा का विषय, इस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, आगे भी करने की जरूरत है, मैं ये मानता हूं। तो अब ये है स्थिति, किसान भी आंदोलन करते हैं, मजदूरों की देशव्यापी हड़तालें भी होती हैं, छात्र भी आंदोलन करते हैं, पेपर लीक के खिलाफ बहुत जबरदस्त आंदोलन वगैरह होते हैं, लोग खड़े होते हैं। लेकिन ये सब आंदोलन आपस में मिलकर या किसी एक मांग पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं बन पा रहा है। जिस दिन बड़ा आंदोलन बनेगा उसमें ये मुद्दा भी मिल जाएगा कि आप पूंजीपति, आप सरमाएदारों का तो करोड़ों अरबों रुपए माफ कर रहे हैं, लेकिन हम एक छोटा सा कर्ज ले लेते हैं और हम अगर उसकी एक किश्त नहीं दे पाते तो हमारे यहाँ कुर्की निकल आती है, या हमें तहसील में उठा के बंद कर दिया जाता है। तहसील की देखी है आपने हवालात कितनी बुरी होती है? मैंने खुद देखी है अपनी हवालात, बहुत बुरी। पुलिस की हवालात से भी बुरी होती है तहसील की हवालात। देखी है मैंने, बिल्कुल नरक होता है, बिल्कुल एकदम। वो पुलिस की हवालात में तो थाने में पुलिस वाले तब भी परवाह करते हैं आपकी, तहसील की हवालात बहुत बुरी होती है, वहां ले जाके बंद कर देते हैं उसमें जाकर। मतलब स्थिति ये है, बिल्कुल आदमी ऐसा लगता है पिंजरे में जानवर बंद है। ये स्थिति होती, इतना बुरा सलूक करते हैं उनके साथ में। आंदोलन करते हैं किसान, लड़ते हैं किसान, और सब पुलिस और सारी जो सरकार का पूरा तंत्र है वो सड़कों में कीलें गाड़ता है और बड़े बड़े बैरियर लगाता है, बड़े बड़े बोल्डर लाके खड़ा कर देता है उनके रास्ते में। फिर बीजेपी की गुंडे आके उन धरनों पे हमले करते हैं, जो यहाँ पे हुआ था गाजीपुर में, गाजीपुर के नाके पे हुआ था, आपने तो पता, इसमें वो रोए थे राकेश टिकैत। हाँ, राकेश टिकैत। ये सारी घटनाएं हम लोगों के सामने हो चुकी हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी आज हिंदुस्तान का किसान कहां खड़ा हुआ है? वहीं खड़ा हुआ है जहां आंदोलन से पहले खड़ा हुआ था। एक कदम भी नहीं आगे बढ़ पाया वो, सरकार ने उसकी एक मांग भी नहीं मानी। तो ये तो बात सही है कि ये सारा गुस्सा जो है ना, दबा पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। देखिए, इस देश के छात्र बहुत गुस्से में हैं, गुस्सा कहीं ना कहीं दबा पड़ा हुआ है। किसान बहुत गुस्से में है, गुस्सा कहीं ना कहीं दबा पड़ा हुआ है। अभी इन्होंने जो 4 श्रम संहिताएं लागू की हैं, उसके ऊपर देश भर की जितनी भी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, उन सब ने उसका विरोध किया है और राष्ट्रीय हड़ताल का उन्होंने आह्वान किया है। वो सब, उनका गुस्सा दबा पड़ा हुआ है। ये गुस्सा जिस दिन मिल गया आपस में, या कोई ऐसी एक लोकप्रिय मांग के ऊपर लोग भड़क के निकल आए, या कुछ किसी नेता वगैरह ने मजबूती से आगे खड़े होकर उनको नेतृत्व दे दिया, कुछ कर दिया, तो फिर कुछ देश में कुछ का कुछ हो जाएगा। ये जो ताश का महल इन लोगों ने बना रखा है ना, झूठ के आधार पर तरह तरह के फर्जी आंकड़े देकर ये बना रखा है, ये फिर ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल
इस आंदोलन की आंधी में ही उड़ जाएगा पूरी तरीके से। तब किसी को संभाले नहीं संभलेगा। तब देखिए सीआरपीएफ उतारी जाएगी सड़क पे, बीएसएफ को बुलाया जाएगा, हो सकता है मिलिट्री को बुलाया, या कुछ भी कर सकते हैं लोग। मतलब ठीक बात है। और एक तरफ ये सब होगा, मतलब इसके रिपरकशन, इसके फलितार्थ भी होंगे, इसके नतीजे भी होंगे। अच्छा, आमतौर पर समाज में लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्वक उनकी जिंदगी चलती रहे, ये सब चक्कर ना पड़े। शहरी समाज, देहाती समाज भी यही चाहता है। ये सब काम लोग तब करेंगे जब उनकी सातों, हमारी इटावा में कहावत है, सातों नस जाएंगी, नहीं बिल्कुल मजबूरी होगी। मतलब देखो ठीक बात है। और एक तरफ किसानों के संग ये जुल्म, और दूसरी तरफ अनिल अंबानी जैसे लोग, जो हजारों करोड़ का फ्रॉड है, ईडी बुला रही है, उन्होंने मना कर दिया, मैं तो नहीं। आप देखिए उनके लड़के के ऊपर फ्रॉड है, उनके लड़के के ऊपर फ्रॉड की एफआईआर दर्ज हो गई है। उनके ऊपर भी फ्रॉड है। और लेकिन जब सरकार को किसी से राजनीतिक बदला निकालना होता है तो क्या सलूक करती है मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल से, या हेमंत सोरेन से क्या सलूक करती है वो? सही बात है। और अनिल अंबानी के ऊपर कितने बड़े फ्रॉड है, उनके लड़के के ऊपर फ्रॉड है इतना बड़ा, उन पे कुछ नहीं होगा। जांच पड़ताल हो रही है, कुछ ऐसी अजीब से फर्जी किस्म के छापे चल रहे हैं, अखबारों में खबरें छप रही हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है उसके ऊपर, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई बोलेगा भी नहीं। आखिरी सवाल अभय जी, जर्मनी जा रहे हैं राहुल गांधी और बीजेपी बड़ी लाल पीली है, इतना क्यों डरते हैं राहुल गांधी के विदेश दौरे से भाजपा? देखिए, अभी तो भाजपा के सामने समस्या सबसे बड़ी यह है कि राहुल गांधी ने चुनाव सुधारों को लेकर जो हमला बोला है, उस हमले से वो कैसे बचे। ये उससे बचने का एक डायवर्जन है, ये बहस को पटरी से उतारने का एक तरीका है। ये है असली बात। राहुल गांधी ने तो संसद में ये मांग कर दी है ना कि हमको तो भाई ईवीएम दिखाओ, हमारा एक्सपर्ट जाएगा ईवीएम में, झांकेगा, देखेगा क्या चिप पड़ा हुआ है उसके अंदर, कौन सा प्रोग्राम लोड है, ये सब देखेगा। ये मांग कर दी है। अब इस मांग का सरकार कहेगी नहीं, हम नहीं दिखाते आपको ईवीएम, हम विपक्ष को नहीं दिखाएंगे ईवीएम। विदेश में जाके कहेंगे तो तकलीफ होगी। हाँ। तो अब इससे बचने के लिए, जबकि खुद मोदी जी के जितनी भी 85% विदेश यात्राएं तब हुई हैं जबकि सदन के कोई ना कोई सत्र चले, 2014 से ही सदन का कोई ना कोई सत्र चल रहा था, या देश में बड़े बड़े संकट आए हुए थे। 85% विदेश यात्राएं तब उन्होंने की। जब पुलवामा पे अटैक हुआ था तब तो ये अपनी फोटो तस्वीरें खिंचा रहे थे अपनी मोदी जी। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया, मुझसे बातचीत की। थैंक यू सर। ये था अभय जी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।